हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूटेट प्रीवियस ईयर पेपर 2022 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए हम इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संवर्ग में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो कौन सा उपागम होना चाहिए? आपका राइट आंसर होगा कि चर्चा उन्मुखी उपागम होना चाहिए। तो चर्चा उन्मुखी उपागम आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। तो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका इतिहास शिक्षण का क्या होना चाहिए? इन चारों में से आपका राइट आंसर है, ये होगा आपका कहानी कथन पद्धति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया है। जब आप इतिहास को पढ़ाओगे तो इतिहास को आपको कहानी के माध्यम से पढ़ाना ज़्यादा उचित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है कि आप कक्षा 8th में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? तो आप अगर छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं विविधता, यानी विविधता आप पढ़ा रहे हैं, डाइवर्सिटी पढ़ा रहे हैं, तो डाइवर्सिटी को पढ़ाने के लिए आप इन चारों में से कौन सा तरीका अपनाओगे? आपका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? क्या आप इसको अपनाओगे? पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों स्तर फीचर, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानचित्र कौशल का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे मानचित्र कौशल का प्रकार कौन नहीं होता है? इन चारों में से आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जनसंख्या का ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का लक्ष्य नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण है इसका लक्ष्य क्या नहीं है? इन चारों में से आपका सही आंसर है कि यहाँ पे धार्मिक मूल्यों का विकास दिया गया है। ये सामाजिक विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य नहीं होता है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ये होता है, सामाजिक कौशल का विकास होता है, मानव मूल्यों का विकास होता है। तो आपका जो नहीं होता वो बताना था, तो धार्मिक मूल्यों का विकास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षण की समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सही कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सही दिया गया है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, यानी यह शिक्षक केंद्रित विधि है। क्या ये पॉइंट सही दिया गया है? बिल्कुल गलत दिया गया है। यह शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, पॉइंट सही है। यह परंपरागत विधि है, ये पॉइंट भी गलत दिया गया, तो उपरोक्त सभी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ललित विस्तार नामक ग्रंथ बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो ललित विस्तार ये एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है और ये किस शाखा से संबंध रखता है? आपका राइट आंसर है, ये संबंध रखता है महायान से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुत्त पिटक के निम्नांकित में निकाय में जातक कथाएं मिलती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे खुद्दक निकाय में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में नचिकेता की कथा पाई जाती है? नचिकेता की कथा ये किस उपनिषद में पाई जाती है? आपका राइट आंसर होगा, ये पाई जाती है आपकी कठ उपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस राजा द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर होगा धर्मपाल के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर संत रामानंद का जन्म स्थान है? तो संत जो रामानंद हैं इनका जन्म स्थान कौन सा नगर है? इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा, इनका जन्म हुआ था आपका प्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में कौन सा विभाग धार्मिक मामलों पर पवित्र संस्थाओं और योग्य विद्वानों और धर्मपरायण पुरुषों की वृत्ति प्रदान करने का कार्य करता था? कौन सा करता था? आपका राइट आंसर है, इसका जो ये जो दीवान ए
रिसालत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वर्ष में अकबर ने दहसाला राजस्व व्यवस्था को लागू किया था? तो अकबर के द्वारा दहसाला जो पद्धति है ये लागू की गई थी और किस वर्ष लागू की गई थी? आपका राइट आंसर होगा 1580 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह वीणा वादक में प्रवीण थे? तो वो कौन सा मुगल बादशाह है जो वीणा वादक में प्रवीण थे, अर्थात वीणा का प्रयोग करते थे, बजाते थे? आपका राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर दिया गया। और औरंगजेब को इतिहास में जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हैदराबाद में चार मीनार बनवाई थी? तो चार मीनार ये किसके द्वारा बनवाई गई है? आपका राइट आंसर होगा, चार मीनार का निर्माण किया गया है मोहम्मद कुतुब शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर दिया गया। और ये आप जानते हैं कि चार मीनार ये कहाँ पे अवस्थित है? तो आपका आंसर होगा हैदराबाद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लोक हितवादी कहा जाता था? लोक हितवादी के नाम से हम किसको जानते थे? आपका राइट आंसर होगा कि गोपाल हरि देशमुख जी को हम लोक हितवादी के नाम से भी जानते थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया? सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया था? आपका राइट आंसर होगा 1843 में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का संगठन किया था? तो अभिनव भारत ये जो संगठन है ये किसके द्वारा बनाया गया संगठन है? आपका राइट आंसर होगा, ये बनाया गया है आपका वी.डी. सावरकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक द इंडियन स्ट्रगल? ये किसकी आत्मकथा है? आपका राइट आंसर होगा, ये आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस जी की, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित नहीं था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित कौन नहीं है इन चारों में से? आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे जो प्रफुल्ल चाकी है ये इनका संबंध नहीं है, बाकी राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध है, अशफाक अल्लाह खान का संबंध है, चंद्रशेखर आजाद का संबंध है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन है कि जहां पे पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? आपका राइट आंसर होगा, ये किया गया था आपका लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर दिया गया। दोस्तों ये आप जानते हैं कि वर्ष 1906 में, कब 1906 में स्वराज्य की मांग की जाती है और वर्ष 1929 में, ये आपको ध्यान रखना है, वर्ष 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की मांग पूरी होती है और 26 जनवरी को भारत अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दी ऑल इंडिया स्टूडेंट पीपुल्स कांग्रेस की स्थापना हुई थी? कब होती है? आपका राइट आंसर है, ये होती है 1927 में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये आप जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये पारित होता है 1956 में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दिया गया है। जब आपसे पूछा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है, तब आपका आंसर होना था 1953 में, और जबकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है 1956 में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रखा गया है, तो भारतीय जो नागरिक है इनके मौलिक अधिकारों का प्रावधान ये किस भाग में किया गया है? तो ये आप जानते हैं कि मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है भाग 3 में, संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। ये आप जानते हैं कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से अभिग्रहित हैं? तो आपका राइट आंसर होगा अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और अनुच्छेद अगर आपको बोलें तो अनुच्छेद 12 से लेकर के आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति है, तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए इन चारों में से? आपका जो सही आंसर है वो होगा कि राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, प्रथम नागरिक होता है देश का, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर दिया गया। राष्ट्रपति के संदर्भ में आप जानते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है, तो ये आप जानते हैं। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज
प्रणाली प्रारंभ किया गया? तो पंचायती राज जो प्रणाली है इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? आपका राइट आंसर है राजस्थान के नागौर जनपद से शुरू होती है पंचायत राज प्रणाली, और राजस्थान के नागौर जो जिला है वहाँ से पंचायती राज प्रणाली का जो शुभारंभ है वो किस तिथि को यानी कब हुआ था? तब आपका आंसर होगा कि 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को क्या होता है? राजस्थान के नागौर जनपद से भारत में पंचायत राज प्रणाली शुरू होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश की संघात्मक व्यवस्था का नमूना है? यानी भारतीय संविधान में संघात्मक जो व्यवस्था है ये किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आपका राइट आंसर होगा कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर दिया गया। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संविधान में संशोधन करने का जो उल्लेख है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तब आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अभिप्रेरित है। अगला प्रश्न है संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां निहित है, किसमें निहित होती है? आपका राइट आंसर है इस प्रश्न का सही आंसर होगा मंत्री परिषद में निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? तो यहाँ पे विधेयक के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा गया है कि विधानसभा के द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है विधान परिषद उसको अपने पास कितने समय तक रोक सकती है? आपका राइट आंसर होगा 4 माह तक रोक सकती है विधान परिषद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जब हम लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में बात करते हैं तो जिस प्रस्ताव को लोकसभा पारित कर देती है राज्यसभा उसको अपने पास अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है, लेकिन राज्यों के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि जो विधान परिषद होती है वो उसको अपने पास 4 माह तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के तहत विदेशियों द्वारा निम्न में से किन अधिकारों का उपभोग किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपका राइट आंसर है कि यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार ये होता है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार भी होता है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी होता है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों को संगठित करने की आवश्यकता बताई गई है? किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका राइट आंसर है इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत चुनाव कौन करवाता है? नगर पालिकाओं का जो चुनाव होता है इसको कौन करवाता है? आपका राइट आंसर है इसको करवाता है राज्य का चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है महिलाओं के लिए पंचायतों में कितने स्थानों पर आरक्षण प्रदान किया गया? तो ये आप जानते हैं कि उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण शुरुआत में किया गया था, केवल कितने समय के लिए किया गया था? आपका राइट आंसर होगा ये किया गया था 10 वर्षों के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दिया गया। आरक्षण की व्यवस्था की गई थी इनके लिए 10 वर्षों तक, लेकिन समय समय पर इसकी जो वैधता है उसको बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित है, तो कहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पे स्थापित है? आपका राइट आंसर है ये स्थापित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर दिया गया। जबकि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है इंदिरा साहनी मुकदमा 1992 संबंधित है, तो ये जो इंदिरा साहनी मुकदमा है ये कब हुआ है? 1992 में। और इसका संबंध किस क्षेत्र से है, यानी किस से? इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का मुख्य अवयव है, तो सामाजिक विज्ञान का इन चारों में से मुख्य अवयव कौन सा होता है? आपका राइट आंसर है इतिहास होता है, नागरिक शास्त्र होता है, भूगोल या अर्थशास्त्र होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे
पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान संबंधित है, तो सामाजिक विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका राइट आंसर है यानी विज्ञान विषय से संबंध है, कला विषय से संबंध है, साहित्य से संबंध है। उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताल झील अवस्थित है? लोकताल झील ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा लोकताल झील अवस्थित है आपके मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी गलत कथन का चयन करना है, जो गलत यहाँ पे मैच कर रहा है तो गलत होगा। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो होगा निसी मेघालय में नहीं है, बाकी सारे मैच कर रहे हैं। लेप्चा ये आपका सिक्किम में है, मोनपा आपका अरुणाचल प्रदेश में है और गद्दी हिमाचल प्रदेश में है। ये जो निसी है ये मेघालय में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है? तो भाखड़ा नागल बांध ये किस नदी पर बना हुआ है? आपका राइट आंसर होगा सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात नदी पर बनाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका कि धुआंधार जलप्रपात ये है आपका नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सागर तट भारत के पूर्वी सागर तट का भाग नहीं है? तो कौन सा सागर तट है जो भारत के पूर्वी सागर तट का भाग नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ये जो आपका कोरोमंडल तट है ये पूर्वी सागर तट का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर दिया गया, बाकी हैं। अगला प्रश्न है उत्तरी पश्चिम भारत में शीतकाल में वर्षा का कारण है? क्या होता है वर्षा का कारण? इन चारों में से आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में हाथियों के संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ हुआ। तो भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना ये कब शुरू होती है? आपका राइट आंसर है हाथी परियोजना शुरू होती है भारत में वर्ष 1992 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो वनों के अधीन कितना प्रतिशत क्षेत्र होना चाहिए? आपका राइट आंसर है होना चाहिए 33%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है सूची फर्स्ट का संबंध सूची सेकंड से किस प्रकार है? आपका राइट आंसर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यानी ए का जो संबंध है वो यानी अन्नाईडी मोडी ये क्या है? ये अन्ना मलाई इसका संबंध रखता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? किस कारण से हो रही है? आपका राइट आंसर होगा ये हो रही है आपकी अति सिंचाई के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो भूगोल जो शब्द है इस शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया है? आपका राइट आंसर होगा इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है हमारे सौरमंडल के भीतरी ग्रह कहलाते हैं। भीतरी ग्रह ये आप जानते हैं कि ग्रह दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो आंतरिक जो ग्रह होते हैं इनर जो प्लेनेट्स होते हैं उनको हम भीतरी ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो भीतरी ग्रह कौन कौन से होते हैं? आपका राइट आंसर है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ये चार हमारे क्या होते हैं? आंतरिक ग्रह होते हैं और जो चार बचते हैं वो हमारे बाह्य ग्रह हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर होगा कि वो कौन सी यानी आयन मंडल जो होता है। आयन मंडल में क्या होती है कि रेडियो जो तरंगे हैं वो परावर्तित होती है, ये आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दिया गया। ये आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में कुल कितनी परतें होती है? तब आपका आंसर होगा कुल 5 परतें होती है। सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, अर्थात उसको हम ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। उसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। समताप मंडल में हमारी जो ओजोन परत होती है वो पाई जाती है। उसके बाद आता मध्यमंडल, मध्यमंडल में मध्यमंडल होता है। मध्यमंडल के बाद आयन मंडल होता है। आयन मंडल के ऊपर बाह्यमंडल होता है एक्सोस्फीयर, इसको हम बहिर्मंडल के नाम से भी जानते हैं। और रेडियो जो तरंगे हैं ये आयन मंडल में
परावर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साधारणतः किस दिशा में गर्म जल धाराएं बहती है? तो जो गर्म जल धाराएं होती है वो किस दिशा में बहती है? आपका राइट आंसर होगा ये बहती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ठंडी जल धारा नहीं है? यानी ठंडी जल धारा इनमें से कौन सी नहीं है? आपका राइट आंसर होगा कि यहाँ पे ये जो क्यूरोसियो जल धारा है ये ठंडी जल धारा नहीं है। ये किस प्रकार की है? गर्म जल धारा है। बाकी यहाँ पे कनारी धारा, लेब्राडोर धारा और ये जो धारा दी गई है ये आपकी क्या हो जाएंगी? ये आपकी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइसोहेलामाइन निम्नलिखित में से किसको दिखाती है? तो किसको दिखाती है आइसोहेलामाइन? आपका राइट आंसर है आइसोहेलामाइन दिखाती है लवणता को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है? तो खनिजों के संदर्भ में यहाँ पे गलत कथन बताना है आपको। क्या यह आपका पहला पॉइंट सही हो सकता है? आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यानी ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। ये पॉइंट गलत दिया गया है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, गलत दिया गया है। और यानी मतलब ये गलत उत्तर हो जाएगा। ये पॉइंट मतलब पॉइंट सही है लेकिन उत्तर गलत माना जाएगा। पॉइंट सही है, उत्तर गलत होगा। तो आपका ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। पॉइंट सही दिया गया है लेकिन आपका जो सही उत्तर होगा आपको गलत बताना था। तो सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये पॉइंट आपका गलत है। लेकिन इस प्रश्न में आपको नहीं बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो कौन सा उपयोगी होता है? आपका राइट आंसर है यहाँ पे जो वायु मार्ग है ये बेहद उपयोगी होता है, क्योंकि इस वायु मार्ग के माध्यम से क्या होता है कि कम समय में हम अधिक से चीज़ें जो है वो पहुँचा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसको हम एनसीएफ के नाम से जानते हैं, तो एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालयी जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? आपका राइट आंसर होगा कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि विद्यालयों का जो विद्यार्थियों का जो जीवन है वो आपका किससे जुड़ना चाहिए? राइट आंसर होगा आपका विद्यालय का जो बाह्य वातावरण होता है उससे जुड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो कारखाना टॉपिक जब आप विद्यार्थियों को पढ़ाओगे तो उसके लिए उपयोगी विधि कौन सी होनी चाहिए? इन चारों में से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर दिया गया है। तो ये आप जानते हैं कि कारखाना टॉपिक जब आप बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चे अधिकतर जो प्रैक्टिकल के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से अधिक ज्ञान ग्रहण करते हैं जो कि लंबे समय तक स्थायी बना रहता है। इसलिए आप क्या करोगे कि बच्चों को किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा करवाओगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये एसएसटी के 60 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, ऐसे ही नवीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।